हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो ये देखिए, मैं कुछ कुछ तो नया लेके आ गया हूँ। 10 का दम। मतलब ऐसा नहीं है कि यही 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये हर टॉपिक से, हर चैप्टर से आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। जिस जिस टाइप के आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की। हर बार का एग्जाम पैटर्न ना लगभग लगभग सेम ही होता है। कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हर बार ही आते हैं। और अभी सीयूईटी का जो पैटर्न है वो मैंने एनालाइज करके कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको मैं अभी कराने जा रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको बस यही 10 क्वेश्चन करने हैं। बाकी जो डीपीपी में, क्लास नोट्स में और जो टेस्ट में क्वेश्चन है वो भी सारे कवर करने हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चंस और इन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो इसमें एक दो पीवाईक्यूज भी हैं, कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक से उस पे सारे क्वेश्चंस जो हर साल जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उस पे है। तो पूरे चैप्टर से ऐसे 10 क्वेश्चंस है, और ऐसे आपको फिजिक्स के हर चैप्टर से मैं ऐसे 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर मान लो फिजिक्स के 12-14 चैप्टर भी हैं, तो और हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो इन्हीं में से आपके 25 से 30 क्वेश्चन तो इन्हीं में से निकल के आ जाएंगे। बाकी आप कुछ प्रैक्टिस करोगे, जो टेस्ट पेपर्स हैं, नोट्स हैं, फिर उनके लगभग लगभग आपसे सारा का सारा जो 50 क्वेश्चन है नोट्स में से और इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ना सीयूईटी में बहुत आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब 4-5 स्टेटमेंट दे दी गई, उसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें तो पता ही होना चाहिए। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, कि जो इलेक्ट्रिक, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात हो रही है, तो इस चैप्टर में आपको पूरा नॉलेज थ्योरेटिकल भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे, स्फीयर पे, सिलेंडर पे, कहाँ कहाँ पे लग रहा है, इनसाइड सॉलिड में और हॉलो में क्या क्या फर्क है, आपको ये थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी, बहुत इजी आता है पेपर, बहुत बेसिक आता है, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हो। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो आप मिस कर देते हो, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। सी, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें डायमेंशंस दी होगी, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? डायमेंशंस दी हुई है। मैंने आपको क्लास में डायमेंशंस निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं। हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? क्यू और आर स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है हमें। एक तो ये तरीका है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या फॉर्मूला होता है? एफ अपॉन क्यू, यानी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। हमें फोर्स की डायमेंशंस तो पता ही है, हमें फोर्स की डायमेंशंस तो पता ही है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस 2। और चार्ज की डायमेंशंस क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? करंट इंटू टाइम, यानी ए टी। करंट एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है? ए। तो एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी, ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 3 ए -1। कन्हैया मेरा छोटा भैया, बलराम मैं उसका बड़ा भैया। ठीक है। एम एल टी माइनस 3 और A-1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एम एल टी माइनस 3 A-1। ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया वेक्टर। तो इसी में क्या, मैं इसी में जो ये वाला है, इसी में एल स्क्वायर, एरिया क्या, एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं? एल स्क्वायर, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना एरिया, दोनों क्या लेंथ है। तो एल स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, तो एल की पावर यहाँ पे 1 है, उसमें इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल की पावर 3 आ जाएगी। तो ML3T-3, मतलब डाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है ई डॉट डी ए। ये वाला जो डायमेंशन है इसमें क्या ऐड हो जाएगा? एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ML T-3 A-1 एल स्क्वायर। किसके बराबर हो गया ये? ML की पावर 3T-3 A-1। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके। डाइपोल मोमेंट,
अब डाइपोल मूवमेंट तो बहुत सिंपल है। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। चार्ज क्या होता है? ए टी एल। इसका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला एल टी ए। कुछ कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इसमें तो ए पहले है इसमें ए बाद में। बेटा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उससे। ठीक है, ठीक है, चूज ए। चल, और फिर वेक्टर फील्ड का क्या हो जाएगा? वेक्टर फील्ड क्या हो गया? बेसिकली बस एरिया हो गया। उसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए का 4, ए का 4, बी का सी, बी का थर्ड, सी का कौन सा है? डाइपोल मूवमेंट का फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है ना? क्या करना है? हमें बस डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए। उसमें क्या चाहिए? बस हमें सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो। ये देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 7 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम attracts attracts each other with a force F न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, F न्यूटन से। when separated by a finite distance d, मतलब मान लो दो चार्जेस हैं, +7 कूलम। ओके, मैं लाइट कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से विजिबल रहे। ओके, येलो यूज कर लेते हैं। येलो येलो डर्टी फेलो। +7 माइक्रोकुलम और एक है -5 माइक्रोकुलम। तो इनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं हम आर है। ठीक है, मान लेते हैं आर है। तो इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ -5 है ना, तो फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो Q1 क्या है? 7, Q2 -5, के 7 × -5 -35। जल्दी जल्दी करना है ना एग्जाम में, हर स्टेप वाइज थोड़ी ना। तो मैं भी जल्दी हर स्टेप नहीं लिख रहा, लेकिन समझा रहा हूँ तो समझ लेना उसी से। -K 35/r²। ये तो F इनिशियल हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये? F इनिशियल। -7 माइक्रोकुलम, सॉरी +7 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम के बीच में आर डिस्टेंस के बीच में ये दोनों चार्जेस। और उसका एफ इनिशियल क्या हो गया? -K 35/r²। नाउ सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, इफ अ चार्ज -2 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। इन दोनों में -7 माइक्रोकुलम में, सॉरी 7 माइक्रोकुलम में और -5 माइक्रोकुलम में, दोनों में क्या जोड़ दिया? -2 माइक्रोकुलम। तो ये क्या हो गए? 7 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोकुलम। ये आर डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस चेंज नहीं किया। -5 में -2 जोड़ेंगे तो -7 माइक्रोकुलम। ठीक है, -7 माइक्रोकुलम हो जाएगा। इनका फोर्स क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू एफ फाइनल क्या आ जाएगा? -K 5 × -7 35/r²। तो बच्चे इनिशियल और फाइनल तो सेम ही है। इनिशियल और फाइनल तो सेम ही है। इसका रीजन भी क्या है? जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे ना कि दो चार्जेस दिए हुए हैं, वो सेम डिस्टेंस पे हैं और उनमें हमने सेम तरीके का चार्ज, मतलब सेम, मतलब दोनों में सेम चार्ज ऐड किया है। कौन सा? -2 माइक्रोकुलम। दोनों में अलग अलग किया होता तो फोर्स में डिफरेंस आता, लेकिन दोनों में क्या किया है? सेम चार्ज ऐड कर दिया, तो फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आंसर आ जाएगा ए, यानी एफ। डन है। देखो, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अब ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट करेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही बिल्डअप हो रखे हैं ना, तो आप ये क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल। हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़े हैं, फील्ड्स पढ़ी हैं, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/r²। फील्ड का क्या होता है? KQ/r²। पोटेंशियल का KQ/r। सही है बेटा, फोड़ दोगे या फूट जाओगे? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ट्रू है। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या है ये? क्या है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, अगर सेम पॉइंट हो जहां से स्टार्ट हो और जहां पे एंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वर्क उसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज एन इंटीजर नंबर ड्यू टू विच द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये भी ट्रूथ है। आपको मैंने शुरू में जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि इंटीजर नंबर में चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए फंडामेंटल चार्ज के। क्यों? क्योंकि उससे छोटी क्वांटिटी में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज उससे छोटी क्वांटिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसे ट्रांसफर हो सकता है? ठीक है, तो ये भी सही है। कौन सा फंडामेंटल चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। गॉट इट बॉयज? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19. In a uniform electric field E, an electric dipole experience a moment tau and a net force F. क्या ये सही है? क्या ये सही है? मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब मैं डाइपोल पढ़ा रहा था तुम्हें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगी, मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये मैंने कोई डाइपोल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इस साइड फोर्स और इस साइड फोर्स, दोनों साइड फोर्स क्या लगेगा? बराबर लगेगा। दोनों साइड फोर्स बराबर लगेगा। इस साइड प्लस क्यू पे और माइनस क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में बराबर बराबर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। फिर से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे नेट फोर्स एफ तो नहीं आ सकता ना। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत, गलत हो गई। ओके। Electric field lines start at positive charge and end at negative charges. If a single charge if a single charge it either start at infinity or ends at infinity. तो ये तो सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज पे और एंड होती है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये भी क्या है? सही है। द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इन्फिनिटी प्लेन सरफेस इज पॉजिटिव। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इज along the direction away from the plate. तो ये सही है ना, अवे फ्रॉम द प्लेट ही होगी ना। क्यों? क्योंकि प्लेट क्या है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे होगी। पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे होगी। नेगेटिव होती तो टुवर्ड्स होती, पॉजिटिव है तो अवे होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बेटा अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर सही है ना तो ये क्वेश्चंस आप कर लोगे, वरना फैल जाओगे और मर जाएगा बेटा। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ए बी डी और ई सही है? ए बी डी और ई सही है, यानी सी वाला सही है, करेक्ट है। A charge q is divided into two parts such that the electrostatic force between two parts is maximum. Find charge on each part. मेरे पास चार्ज q है, ठीक है, उसको मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है और वो ऐसे डिवाइड करना है कि उन दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम रहेगा। मान लो मान लो मेरे पास, मान लो कि चार्ज q है, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, ठीक है। क्या? एक तो मान लो x एंड q माइनस x, दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। वैसे तो तुम्हें ये डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, नहीं है तुम्हें डेरिवेशन रटने की जरूरत, तुम्हें सीधा सीधा याद रखना है ये चीज, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 मान लो x हो गया और Q2 हो गया Q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए फोर्स मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम करने के लिए dy बाई डी एक्स कितना होना चाहिए? जीरो। फोर्स मैक्सिमम करने के लिए dy बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएशन है उसका कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स होना, इसमें क्या है? फोर्स है, मतलब df अपॉन dx कितना होना चाहिए? जीरो। x से इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना, x ही है ना फॉर्मूले में, ठीक है। df अपॉन dx जीरो हो जाएगा। अब f कितना है? d k x q माइनस एक्स
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? जीरो। ये जीरो होना चाहिए, तो आर स्क्वायर नीचे से इधर जाएगा तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। इधर आओ, तो कितना हो जाएगा? डी के क्यू माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। ठीक है, डी के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो कांस्टेंट है वो तो चला ही जाएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? q माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो q माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो q इज इक्वल टू टू एक्स एंड x इज इक्वल टू q बाई टू। गॉट इट? x कितना आया? q बाई टू आ गया। आ रहा है समझ में? ये डेरिवेशन तुम्हें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये सीधी सीधी बात याद रखनी है कि अगर कोई चार्ज है उसको हमें दो में डिवाइड करना है, तो हम उन दोनों को कितने हिस्सों में डिवाइड करें कि उन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। ठीक है, क्या आएगा उसका आंसर? क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू। ओके, नेक्स्ट, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। देखो, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी ए पढ़ा था फ्लक्स। ठीक है, ई डॉट डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड आ रही है और उसके एरिया क्या होता है? एरिया वेक्टर क्या होता है? जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। ई डॉट डी ए यानी ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है ना? ये तो पढ़ा था हमने। और दूसरा क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर फ्लक्स जीरो आना चाहिए तो उसके अंदर Q enclosed कितना होना चाहिए? जीरो। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है उसके उसका अगर नेट फ्लक्स जीरो होना है तो उसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं होना चाहिए। मान लो कोई स्फीयर है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। क्या ये ट्रू है? द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। मस्ट और मे में बेटा बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है, ठीक है, मस्ट और मे में फर्क होता है। मस्ट मतलब होना कंपलसरी है, मे मतलब हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। बेटा अपना तो ऐसा ही है, हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। ठीक है ना? समझ गया ना? हाँ, हाँ, वही वही। अब तो तेरे बात तो ऐसे ऐसे दिमाग में से तीर निकल जाता है ना, वैसे बात घुस गई होगी वाली तो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? देख, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। मस्ट बी जीरो, जरूरी थोड़ी ना अगर बाहर कोई चार्ज रखा होगा, अगर अगर इसके स्फीयर के बाहर कोई चार्ज रखा होगा क्यू, तो उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, उससे तो आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके बाहर कोई चार्ज रखा होगा तो उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन अगर अंदर कोई चार्ज रखा होगा उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो जरूरी नहीं है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, लेकिन हो भी सकती है, क्या पता? अगर चार्ज नहीं रखा तो जीरो हो जाएगी, चार्ज रखा है तो जीरो नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ट्रू है। अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है, हमें दिया थोड़ी ना हुआ है कि बाहर चार्ज है। अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है, अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो भी हो सकती है, तो ये तो ट्रू है। द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, ये तो बेटा ट्रुथ है। अगर चार्ज सरफेस के अंदर है तो फ्लक्स जीरो हो ही नहीं सकता। फ्लक्स क्या होता है? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू एनक्लोज्ड जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये तो ट्रूथ है। बेटा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें ये जीरो करना है फ्लक्स, अगर हमें फ्लक्स जीरो करना है तो क्यू एनक्लोज्ड भी क्या होना पड़ेगा? जीरो। द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ इट सरफेस मस्ट बी जीरो। अब कुछ बच्चों को विसिनिटी का मतलब नहीं पता होता। विसिनिटी मतलब इस स्फीयर के आसपास। ठीक है, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ इट सरफेस मस्ट बी जीरो, मतलब जरूरी है, क्या जरूरी है कि इस सरफेस के, स्फीयर जो है इसके सरफेस के आसपास चार्ज जीरो, यहाँ पे विसिनिटी मतलब सरफेस के सराउंडिंग में? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, यही तो बोला, यही तो बोला, चार्ज अंदर की साइड जीरो होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ट्रू है। द चार्ज इनसाइड द सरफेस में बी जीरो, द चार्ज इनसाइड द सरफेस में बी जीरो। द चार्ज इनसाइड द सरफेस में बी जीरो, बेटा मे बी जीरो होगा या मस्ट बी जीरो होगा? अंदर की बात हो रही है इसमें, अंदर तो चार्ज मस्ट बी जीरो होगा ना, अंदर तो चार्ज मस्ट बी जीरो होगा, अंदर चार्ज जीरो होना ही होना चाहिए, मे नहीं आएगा इसमें, मस्ट आएगा, तो ये वाला भी गलत हो, कौन कौन सा बी एंड सी सही है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ओके, सिंपल सी बात है, स्फीयर में अगर तुम्हें फ्लक्स जीरो चाहिए तो एनक्लोज्ड जीरो होना कंपलसरी है, ठीक है, कोई भी क्लोज बॉडी है उसमें फ्लक्स अगर जीरो है तो मतलब उसमें चार्ज एनक्लोज हमेशा जीरो होना चाहिए। द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन एक्स डायरेक्शन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज, बेटा वर्क डन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अच्छा मैंने तुम्हें बताया है पहले भी कि इक्वी वर्क डन, वर्क डन जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो उसमें उसी टॉपिक में मैंने बताया था कि वर्क डन इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम करा रहे हैं किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करा रहे हैं तो उस पे वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कोई शीट है इक्वी पोटेंशियल है उस पे हम चार्ज को मूव करा रहे हैं तो उस पे वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें पहले ही दे दिया वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर जहां इक्वी पोटेंशियल आ गया मतलब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा तो वर्क डन कैसे हो जाएगा? ठीक है, हम जब वर्क डन पढ़ते थे उसमें डिस्प्लेसमेंट का पढ़ते थे, वर्क डन क्या होता था? एफ डॉट डी एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगी तो वर्क डन जीरो होगा, लेकिन चार्ज के केस में हम पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, जब पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन जीरो होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? हमें दिया हुआ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कराए जाओ वर्क डन जीरो होगा, ये एग्जांपल तुम्हें नोट्स में भी करवाया हुआ है, क्लास में भी करवाया हुआ है सेम, इसका तो देखते ही जीरो मारना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन क्या ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बच्चे इसमें भी फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ वैल्यू लगा देंगे, फिर निकाल देंगे इसका आंसर, ये ब्लफ करते हैं, इक्वी पोटेंशियल लगाते ही जीरो आएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है क्योंकि बहुत इजी सा है, कैलकुलेशन इसकी बहुत इजी होती है, ये ध्यान नहीं देके इक्वी पोटेंशियल सरफेस ध्यान नहीं देंगे और फिर गलत आंसर करके आ जाएंगे, तो एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट्स पता है तो कर दोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें देखना है कि अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है इसमें, 1/r², 1/r³, 1/r, 1/r⁴, ठीक है। ओके, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इसका क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल पे, डाइपोल की एक्सिस पे, ये मान लो डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका देखो फॉर्मूला इधर लिख देता हूं मैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? आर स्क्वायर के, यानी फर्स्ट वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन, उसका क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है, ठीक है। पोटेंशियल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल में आर क्यूब है, पोटेंशियल में आर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर
क्यूब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल मतलब क्या होता है, डाइपोल मतलब दो चार्जेस के बीच में, क्वाड्रापोल क्या हो गया, क्वाड्रापोल क्या हो गया, चार चार्जेस है मतलब दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ठीक है, डाइपोल दो है तो क्वाड्रापोल हो गया, तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फोर ये हो जाएगा। तो इसमें ए का कौन सा है, थर्ड है, बी का क्या है, फर्स्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंपल। हमें फॉर्मूले याद है, देख क्वेश्चन फूट गया ना, हमें बस फॉर्मूले याद है और कुछ नहीं करा इसमें, सिंपल से फॉर्मूले जो आपको क्लास में कराए बस वो याद रखने हैं। नेक्स्ट, an electric dipole of a dipole moment 5 into 10 to the power minus 6 coulomb meter is placed in a uniform, बेटा सेंटीमीटर मत पढ़ लेना इसको बेटा कुलम मीटर है, सेंटीमीटर बोल रहे बिल सर मैं मिलीमीटर था, अब सेंटीमीटर हो गया हूँ। 5 into 10 to the power minus 6 coulomb meter is placed in a uniform electric field of 10 to the power minus 2 Newton per coulomb, making an angle of 30 degree with the direction of the field. The torque exerted by the electric field on the formula क्या था इसका, टॉर्क का फॉर्मूला, डाइपोल, जो डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पे जो टॉर्क लग रही थी उसके डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रही थी उसका फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर था, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पी कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 to the power -6, ई कितना दिया हुआ है 2 10 to the power -2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 10 to the power क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 इंटू 10 to the power -8, सी ऑप्शन करेक्ट, सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन किसके ऊपर है, डाइपोल के ऊपर है, ठीक है। फॉर अ गिवन चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कौन सा ये हॉलो, हॉलो स्फीयर में मैंने क्या बोला था कि अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, हॉलो स्फीयर में अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट भी कौन से वाली सरफेस पे होता है, बाहर वाली सरफेस पे होता है, अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। फॉर अ गिवन चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट ए बी सी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो एक बार तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात तो साफ है कि ए पे तो बेटा जीरो होने वाली है, ए पे तो जीरो होने वाली है क्योंकि अंदर बिल्कुल कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो ए पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। अब बी और सी में से जो चार्ज के ज्यादा पास है, बी और सी में से जो चार्ज के ज्यादा पास है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब चार्ज के ज्यादा पास कौन, सरफेस पे चार्ज है, चार्ज के ज्यादा पास बी है, उसके दूर सी है, तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा आर होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना ज्यादा आर होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होगा बी पे, देन सी पे, देन ए पे, ए पे सबसे कम क्यों, क्योंकि बेटा ए तो अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, नहीं 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 नहीं, मैंने मना किया था ना, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, कौन सी बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, तो ये तो गलत। इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज -q to q, डाइपोल में मैंने तुम्हें बताया था चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है -q2 + q, तो ये तो सही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन -2 पॉजिटिव होती है। वाटर मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ये केमिस्ट्री का आ गया, लेकिन ये तो देख सकते हो ना, वाटर क्या होता है H2O, O H H, ठीक है, O के ऊपर 8 होते हैं, इसमें से एक दो दो लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है, और 4 ही हो गए, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एक sp3 हो जाएगा, ठीक है, विद दो लोन पेयर, तो ये पोलर तो होगा, ठीक है।
तो पोलर तो होगा, पोलैरिटी तो इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल इज जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल इज जीरो एट सम पॉइंट्स इनसाइड द शेल। शेल है मतलब वो होलोस्फियर है। होलोस्फियर के अंदर, मैंने आपको इसमें बताया, होलोस्फियर के अंदर हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें सम पॉइंट्स नहीं आएगा बेटा, ऑल द पॉइंट्स आएगा। ये छोटी छोटी चीजें ना फंसा देती हैं। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स एट सम पॉइंट्स इनसाइड नहीं होगा, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड जीरो होगा। तो ये वाली गलत हो गई स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये तो अभी पढ़ाया ही था। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बी सी एंड डी आर करेक्ट, बी सी एंड डी आर करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन, ओके। ठीक है, अच्छा, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कराया आपको, इसमें लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए। फ्लक्स से आ गया, पोटेंशियल से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ गया, फोर्स से आ गया। जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, उससे लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आ गए। लेकिन तुम ये बात देखो, मोटा मोटी बात समझो, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, डायमेंशन यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत ही बेसिक है। तुम्हें बस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, बाकी तो ऐसे हर चैप्टर के 10 कदम आएगा, हर चैप्टर का 10 कदम आएगा। अगर आप यही क्वेश्चंस भी मेरे साथ साथ कर लोगे ना, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आ जाएंगे। बेटा पूरा एनालाइज करके फिर बनाइए पीडीएफ मैंने। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब मैंने कितनी स्टेटमेंट्स कराई, अब आप ये बताओ, इतनी स्टेटमेंट्स कराने के बाद आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हर ऑप्शन, अगर ये 4 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, तो आपको हर स्टेटमेंट से सीखने को मिल रहा है ना। एग्जामिनर आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है, ये नहीं टेस्ट कर, आपको ज्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच नहीं लेनी इसमें, थ्योरेटिकल अप्रोच देगा और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूछेगा। ओके, बाकी पेपर बहुत सिंपल आता है। चलिए खत्म करते हैं अब। टाटा, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।